Hello everyone. So today we are going to start accounting treatment of holding companies. तो बेटे देखो मेन इसमें हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है जिसमें हम एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग की और सब्सिडरी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कंबाइन करके शो करते हैं ताकि ओवरऑल पिक्चर बिजनेस की पता चल सके, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। तो कुछ उस बैलेंस शीट को बनाने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको क्या कहते हैं, गुडविल, एंड सेकंड एंड और कैपिटल रिजर्व, मतलब या तो गुडविल निकलेगी, गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, या आपका कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो देखो होल्डिंग कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है सब्सिडरी में, जितने उन्होंने पैसे पे किए हैं, मान लो उन्होंने 50,000 पे किया है और उसके बदले में जो शेयर्स लिए हैं उन शेयर्स की पेड अप वैल्यू क्या है उनको माइनस कर देना है। फिर शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स माइनस करने हैं, और किसका शेयर, सिर्फ होल्डिंग का। अब कैपिटल प्रॉफिट्स क्या है इनको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, आप एक बार इनका पैटर्न देखते जाओ कि किस में से क्या चीज़ माइनस होगी। तो अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दैट विल बी गुडविल, और अगर नेगेटिव आती है तो दैट विल बी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद अब आगे कैपिटल प्रॉफिट्स होते क्या हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स को हम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कहते हैं, मतलब होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी में शेयर्स बाय करने से पहले के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये वो वाले प्रॉफिट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी, और इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। होल्डिंग को उसका शेयर दे देंगे और माइनॉरिटी को, मतलब आउटसाइडर्स जो हैं, जो माइनॉरिटी शेयर्स होल्ड करते हैं उनके बीच में बांट देंगे। तो जो शेयर आउटसाइडर्स का होएगा उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं, या फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में डाल दिया जाएगा। तो ये देखो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है कि कैपिटल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी में। ये डिपेंड करता है कितना कितना दिया जाएगा उनकी होल्डिंग के ऊपर, कितने कितने परसेंट शेयर्स है। जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर्स बाय कर लिए हैं सब्सिडरी के, तो 80% होल्डिंग को मिल जाएगा और 20% माइनॉरिटी को मिलेगा। जो होल्डिंग का शेयर होएगा उसी को तो हमने यूज़ किया था इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भी जो भी कैपिटल प्रॉफिट्स का शेयर होएगा उसको आपने लेस कर देना है, किस में से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, ताकि आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकाल सको। और जो माइनॉरिटी का हिस्सा निकलेगा उसको एक हमने अब नई टर्म यहाँ पे सीखनी है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कहा जाता है। माइनॉरिटी कौन है, आउटसाइडर्स, मतलब जो शेयर्स जिनके पास बाकी के शेयर्स हैं होल्डिंग का शेयर छोड़ के, तो उनकी कैलकुलेशन कि उनके कितना को इंटरेस्ट है कंपनी में, कितना को हिस्सा बनता है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड आ गए रेवेन्यू प्रॉफिट्स, इनको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कहा जाता है। ये वो प्रॉफिट्स होते हैं जो सब्सिडरी कंपनी ने अर्न किए हैं आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी। जब होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स बाय कर लिए सब्सिडरी में, तो उसके बाद सब्सिडरी कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए उसको रेवेन्यू प्रॉफिट्स बोला जाता है। अगेन ये होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों में ही डिवाइड होंगे, और जो होल्डिंग का शेयर है, ये देखो रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी में डिवाइड हो जाएंगे। होल्डिंग का प्रॉफिट होल्डिंग के प्रॉफिट्स में चला जाएगा और माइनॉरिटी का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने में चला जाएगा। शेयर वैसे ही लेना जितने परसेंट शेयर हुए दोनों के पास। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमने कैलकुलेट करना है दैट इज़ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है। जैसे मान लो होल्डिंग ने अगर 70% शेयर खरीदे हैं सब्सिडरी में, तो बाकी का जो 30% शेयर है जो आउटसाइडर्स के पास है वो क्या है,
माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, हम देखेंगे माइनॉरिटी के पास कितनी शेयर कैपिटल है, उनके पास कितनी वोटिंग पावर है, कितने शेयर्स हैं उनके पास, जिसमें हम ऐड कर देंगे कैपिटल प्रॉफिट्स का शेयर माइनॉरिटी का भी और रेवेन्यू प्रॉफिट्स का शेयर माइनॉरिटी का। ठीक है, माइनॉरिटी का कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट्स में जो शेयर है वो साथ में ऐड कर देंगे। लेकिन और माइनस क्या करेंगे, जो कंपनी के लॉसेस, मतलब अगर मान लो प्रॉफिट्स ना हुए, लॉस हुए तो ऑब्वियसली उनको माइनस करेंगे, प्रॉफिट्स हुए तो उन्हें ऐड करेंगे। तो ये सारा कुछ ऐड लेस करके जो शेयर आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की या माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। ये वो है कि जो आउटसाइडर्स का कितना हिस्सा है आपकी कंपनी में, सब्सिडरी में कितना है, कितने की शेयर कैपिटल है उनके पास, कितना उनका शेयर है कैपिटल प्रॉफिट्स में और कितना उनका शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में। और अगर आपको प्रॉफिट्स मिलने हैं तो ऑब्वियसली लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे। सेम इज़ अ केस विद द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी में अगर आप प्रॉफिट्स ऐड कर रहे हो तो लॉसेस लेस होंगे। ठीक है, जो मतलब रिवर्स ट्रीटमेंट कर देना, जहाँ पे आप लेस करते हो वहाँ ऐड हो जाएंगे लॉसेस, और जहाँ पे लॉसेस लेस ऐड करते हो, ऐड करोगे तो लेस हो जाएगा, लेस करोगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, लॉसेस को प्रॉफिट के ऑपोजिट ट्रीट करना है। तो ये 4 टर्म्स जो हैं जो आपने पहले कैलकुलेट करनी है, उसके बाद फिर हम बनाते हैं जो मेन आपको क्वेश्चन में आनी है, जिसके मार्क्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको उन्होंने यही चीज़ ही कहनी है कि भी कोई भी सम देंगे तो पूछेंगे कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ जिसमें होल्डिंग और सब्सिडरी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को आप कंबाइन करके शो करोगे। और थ्योरेटिकली भी अगर वो कह देता है कि होल्डिंग कंपनीज़ का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो बताना तो आपने अल्टीमेटली यही है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती कैसे है। देखो, बैलेंस शीट का फार्मूला मेथड वही है, पैटर्न वही है, जैसे कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बोला गया है कि भी ऐसे आपने पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ शो करनी है और उनके नीचे आपने शेयर होल्डर फंड शो करना है। शेयर होल्डर फंड्स का ही हिस्सा होंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप चीज़ें पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आगे शेयर होल्डर्स के फंड्स, उसके बाद आउटसाइडर्स की तरफ जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं वो करंट लायबिलिटीज़, या फिर अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हुई तो उसका भी एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो टोटल कर लोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। उसके बाद ये जो मतलब आपको पता ही होएगा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बननी है कंपनीज़ के केस में। तो उसके बाद ये आपकी आ गई एसेट साइड्स। तो उसी तरह फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स जो आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो शो करो। फिर करंट एसेट्स जो पैटर्न शेड्यूल 3 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसी पैटर्न में शो करना है। तो ये मैंने कुछ आइटम्स आपको समझाने के लिए ज़ूम करके लिखी हैं। फिर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल कर दिया जाएगा। तो दोनों साइड्स का टोटल सेम होना चाहिए। यहाँ से आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रेडी हो जाएगी। लेकिन इसको बनाते हुए अब आपने एक चीज़ ध्यान में देनी थी कि भी जब आप करंट लायबिलिटीज़ लिखोगे होल्डिंग और सब्सिडरी की ऐड कर दोगे। ठीक है, उसी तरह आप एसेट्स लिखोगे होल्डिंग सब्सिडरी की ऐड कर दोगे, करंट एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं ऐड करके लिखोगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमने शेयर कैपिटल लिखनी है तो हमने शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी की लिखनी है। सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? तो वो चीज़ें हमारी ट्रीट हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है उसमें आप माइनॉरिटी के शेयर कैपिटल को शो कर देते हो, और जो कैपिटल होल्डिंग के पास है, जो शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीदे उसको आपने गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व बनाने में एडजस्ट कर दिया। तो शेयर कैपिटल का एक तरह से ट्रीटमेंट हो चुका हुआ है, इसीलिए हम उसको ट्रीट नहीं करते। उसी तरह अगर सब्सिडरी कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स थे, रिजर्व्स थे, सरप्लस थे, वो भी हमने कैपिटल प्रॉफिट्स बनाते हुए, रेवेन्यू प्रॉफिट्स बनाते हुए उनको कैलकुलेट कर लिया और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है।
तो इसीलिए अब सब्सिडरी के हम रिज़र्व सरप्लस को भी कंसीडर नहीं करते। तो ये ना देखो बच्चे, जो आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, मतलब आप आउटसाइडर्स को आपने अभी इतने पैसे देने हैं, तो जो भी देना होगा वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम यहाँ बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये मैंने सिंपल आपको वो बैलेंस शीट दी है, जैसे मतलब एक समझाने के लिए कि शेड्यूल 3 में आप ऑलमोस्ट कैसी बनाते हो। चाहे मैंने सेम पैटर्न नहीं लिया, बस आप लोगों को एक नॉलेज दी है बैलेंस शीट की। अदरवाइज़ जो माइनॉरिटी का हिस्सा आएगा, मतलब आउटसाइडर्स को आपने इतना देना है, उसको भी आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो वो आपको जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो हर चीज़ बता दूंगी कि कौन सी चीज़ प्रॉपरली कहाँ शो होएगी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने के लिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि सब्सिडरी कंपनी को शेयर कैपिटल को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं डालना, दोनों ही कंपनीज़ की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कंबाइन करके लिखना है बैलेंस शीट में। अगर होल्डिंग कंपनी ने सारे ही शेयर बाय कर लिए तो फिर तो आउटसाइडर्स बचे ही नहीं, तो उस केस में आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर कुछ परसेंटेज होल्डिंग ने खरीदी और कुछ होल्डिंग के माइनॉरिटी के पास है, तो उसी केस में फिर कैलकुलेट किया जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी सारी शेयर खरीद लेती है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं होना, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होना, और जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटी सब्सिडरी कंपनी की होंगी वो सारी की सारी अब होल्डिंग कंपनी की हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। तो अब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करने लगे हैं। तो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि मान लो होल्डिंग कंपनी सारे ही शेयर्स बाय कर ले, तो फर्स्ट केस हम वही उठाने लगे हैं, वेयर ऑल द शेयर्स आर विद होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सारे ही शेयर खरीद लिए। जब सारे ही खरीद लिए तो माइनॉरिटी बची ही नहीं, आउटसाइडर्स बचे ही नहीं, अब सारे शेयर्स ही होल्डिंग के हो गए। तो उस केस में आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसका मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है, मतलब आउटसाइडर्स को कितना पैसा देने वाला है, क्योंकि वो आपकी कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उनका कितना शेयर बनता है वो कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि आउटसाइडर्स है ही नहीं। एच लिमिटेड एक्वायर ऑल द शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 Jan, जो भी ईयर आपकी बुक्स में होएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लेना। एंड लायबिलिटीज़ और एसेट्स आपको 31 मार्च की दोनों कंपनीज़ की गिवन है। तो जैसे एस लिमिटेड की कैपिटल है 50,000, एच की है 50 एंड एस की है 30,000। और ये देखो यहाँ दिया होता है ऑल द शेयर्स इन एस लिमिटेड। जब एच एस में शेयर खरीदेगा तो वो, इसका मतलब होल्डिंग ने एस में पैसा लगाया है, तो होल्डिंग के लिए वो एक क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट। तो एच लिमिटेड की बुक्स में वो यहाँ शो करते हैं कि हमने एस लिमिटेड में शेयर्स खरीदे हैं, कितने, 50,000 के, एट कॉस्ट 50,000, मतलब हमने 50,000 पे किया है, ठीक है। लेकिन अब देखो ऑल द शेयर्स बाय किए हैं, इसका मतलब सारी शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की किसकी है, अब एच लिमिटेड की। मतलब ये जो शेयर्स इन्होंने बाय किए उनकी एक्चुअल में पार वैल्यू कितनी है, वो है 30,000। एस लिमिटेड की बुक्स में शेयर कैपिटल कितनी है, 30। ये सारी की सारी खरीदी किसने है, एच लिमिटेड ने, कितने पैसे दे के, 50,000। मतलब समझ आया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000, मतलब एच ने पे कितना किया, 50, और उन शेयर्स का जो पेड अप वैल्यू है या पार वैल्यू है, जो भी बेसिकली हम शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में पेड अप वैल्यू शो करते हैं ना, तो पेड अप वैल्यू कितनी है उन शेयर्स की, 30,000, ठीक है। उसके बाद रिज़र्व्स दिए हैं, ये रिज़र्व्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, सरप्लस अकाउंट गिवन है, और फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,000 ऑन 1 April 2019। तो देखो बुक्स हमारी क्लोज हो रही हैं 31 मार्च 2020 को। आपको एस लिमिटेड का सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग
बैलेंस दिया हुआ है 3000। यहाँ पे जो सरप्लस है उसके साथ कोई डेट नहीं है, अब इसका मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो 31 मार्च का बैलेंस है। रिजर्व्स के साथ आपको डेट गिवन है और वो 1 अप्रैल 19 है, तो दैट मीन्स वो ओपनिंग बैलेंस है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ध्यान से चीज़ें समझोगे तो फिर चीज़ें मतलब गलत नहीं जाएंगी। ध्यान से आपने कैलकुलेट करनी है, एक बार हर पॉइंट की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कैलकुलेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन्होंने बोला है कि आपने 31 मार्च 2020 की डेट पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रेडी करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि बैलेंस शीट के लिए आपको, चलो इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो आपने गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालना है, कैपिटल प्रॉफिट्स निकालने हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारा काम कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट से ही होएगा, उसके बाद ही आप गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालना, ठीक है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। चलो लेट्स कैलकुलेट कैपिटल प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हमने कैपिटल प्रॉफिट्स, मैंने आपको क्या बताया था, दीज आर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, मतलब होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, शेयर ख़रीदने से पहले जो शेयर्स पड़े हुए थे वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स पड़े हुए थे वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। तो देखो जो उन्होंने शेयर्स बाय किए हैं उसकी डेट क्वेश्चन में चेक करो, वो आपको दी हुई है 1 जनवरी। तो दैट मीन्स 1 जनवरी को शेयर्स बाय हुए हैं। तो ईयर हमारा यहाँ पे रन कर रहा है अप्रैल टू मार्च। जो क्लोजिंग बुक्स हैं वो 31 मार्च 2020 की है ना, तो अप्रैल से लेके मार्च तक है आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, और बीच में जनवरी में होल्डिंग कंपनी ने शेयर बाय किए हैं। तो देखो क्या होगा इसमें, अब 9 मंथ का जो प्रॉफिट है, मतलब 9 मंथ हैं आपके प्री एक्विजिशन के और 3 मंथ हैं आपके पोस्ट एक्विजिशन के। और जो आपके पास 1 अप्रैल को ही प्रॉफिट्स रिजर्व्स पड़े होंगे वो तो सारे के सारे ही कैपिटल ही हैं, क्योंकि वो सारे के सारे पहले के कमाए हुए हैं, ठीक है। बात ध्यान से समझनी है कि भी जो भी रिजर्व्स ओपनिंग है मेरे पास, मतलब पहले के ही पड़े हैं, सरप्लस हो चाहे वो रिज़र्व्स हों, तो जो मेरे पास पहले का ही पड़ा हुआ है वो मेरे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, वो मेरे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं, उनको हम लिख लेते हैं। आपके क्वेश्चन में रिज़र्व्स दिए, कौन से रिज़र्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सिर्फ एस लिमिटेड के, एच लिमिटेड के रिज़र्व्स को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो रिज़र्व्स जो मेरे पास पड़े थे 1 अप्रैल 2019 को, किसके, एस लिमिटेड के, कितने हैं, तो दीज आर 15,000। और देखो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स में आपको दिया हुआ है सरप्लस, वो भी आपको दिया हुआ है एस लिमिटेड का 1 अप्रैल 2019 को, ओपनिंग है 3000। जो आपके पास ओपनिंग डेट्स पे पड़ा हुआ है वो पहले ही प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं, मतलब वो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। अब बात आती है वो वाले प्रॉफिट्स की जो हमने ड्यूरिंग द ईयर कमाए। जैसे देखो प्रॉफिट्स हैं आपके पास, ओपनिंग सरप्लस था 3000। मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन दोबारा से शो करती हूँ। देखो बच्चे, आपके पास सरप्लस जो कि ओपनिंग था 1 अप्रैल को था 3000 का, और क्लोजिंग बैलेंस शीट तक आते आते सरप्लस हो गया 10,000 का। तो 3 तो आपके पास पहले ही था, क्लोजिंग में हो गया 10। तो इसका मतलब हमने साल के ड्यूरिंग कितना अर्न किया, 7,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तभी वो 10 बना ना, 3 से 10 की फिगर तक पहुंचा। तो 7,000 के प्रॉफिट हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किए हैं। तो वो जो 7,000 के प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, क्योंकि वो पूरे साल की कमाई है, तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके अंदर, मतलब उसको 9 मंथ का अलग कर देंगे, 3 मंथ का हम अलग कर देंगे, अप्रैल से जनवरी अलग कर देंगे 1 जन तक का, ठीक है, और 1 जन से मार्च का अलग कर देंगे। ये जो प्रॉफिट्स हैं ये मतलब जो हिस्सा जैन तक है,
1 जैन तक, मतलब 9 मंथ वाला, वो है आपका प्री पीरियड का, प्री एक्विजिशन का, मतलब होल्डिंग के शेयर बाय करने से पहले का। और जो 3 मंथ वाला पोर्शन है वो आपका है पोस्ट एक्विजिशन का, शेयर्स बाय करने के बाद का। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं एस लिमिटेड के, वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं एस लिमिटेड के, वो होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। आई रिपीट, जो प्रॉफिट्स एक्विजिशन से पहले के हों वो होते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, आर कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट्स, और जो बाद के हों पोस्ट एक्विजिशन, दैट आर कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो जो हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, तो अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मैं रफ कम कर रही हूँ साइड पे। आप कैपिटल प्रॉफिट्स देखो बनते कितने हैं, आपको पूरे साल के प्रॉफिट हुए हैं कितने, प्रॉफिट हुए हैं 7000 के। सो प्रॉफिट हुए हैं 7000 के। इनमें से जो 9 मंथ के प्रॉफिट होंगे वो आपके माने जाएंगे कैपिटल प्रॉफिट्स। तो दिस कम्स आउट टू बी 5250। और जो आपके बाकी के 3 मंथ के प्रॉफिट्स होंगे वो आपके माने जाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे 1750। अब जब हम कैपिटल प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो कैपिटल प्रॉफिट्स आपके हैं, ये सारा आपका एक ना, मतलब साइड पे आप रफ काम चला लेना। जो आपके कैपिटल प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं 5250, ये हुए हैं ना। अब इनको हमने बांटना है, किस किस में बांटना है, इसको हमने होल्डिंग में भी बांटना है, इसको हमने सब्सिडरी में भी बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सारे कैपिटल प्रॉफिट्स को इकट्ठा कर लो। सिर्फ यही कैपिटल प्रॉफिट्स थोड़ी ना है, ये भी तो कैपिटल प्रॉफिट्स ही हैं जो ओपनिंग में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये वाले कैपिटल प्रॉफिट्स ले जाओ एक बार। तो कैपिटल प्रॉफिट्स earned before acquisition, तो आपने डेट्स मेंशन करनी है तो कर सकते हो कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। तो ये हैं 5250। तो टोटल आपके कैपिटल प्रॉफिट्स का टोटल कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 23,250। और ये जो आएगा इसको फिर मैंने आपको बोला है कि आपने बांटना होता है होल्डिंग में एंड माइनॉरिटी में। ठीक है, होल्डिंग एंड, यहाँ पे मैंने सब्सिडरी वर्ड लिख दिया, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी में, आउटसाइडर्स में बांटना होता है। पर एक चीज़ याद रखो कि हमारे इस क्वेश्चन में होल्डिंग ने सारे के सारे शेयर्स ही खरीद लिए हैं, मतलब माइनॉरिटी है ही नहीं। तो ये सारे के सारे प्रॉफिट्स किसको चले जाएंगे, ये सारे ही सारे हो जाएंगे होल्डिंग के। सो होल्डिंग का शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट्स कितना बन जाएगा, ₹23,250। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ जो हमने रफ काम किया है। तो इस तरह से पहले आप कैपिटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कैसे होंगे ये सीखो। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, फिर आपको खुद से लर्निंग शुरू हो जाएगी कि कौन से हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब सेकंड पॉइंट आता कैलकुलेशन ऑफ
रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब रेवेन्यू प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो सब्सिडरी ने, बच्चे हमने सिर्फ प्रॉफिट्स सब्सिडरी के ही लेने हैं, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रेवेन्यू है, होल्डिंग वालों को हाथ नहीं लगाना। रेवेन्यू प्रॉफिट्स वो होते हैं जो बाद में अर्न किए हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो मैंने आपको समझाए थे, जो 3 मंथ के प्रॉफिट्स हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं, जो कि बाद में अर्न हुए हैं, ठीक है, मतलब बाद वाले पीरियड को बिलोंग करते हैं, आफ्टर एक्विजिशन। तो इसको आप सिंपली लिख लो ऐसे ही। तो सिंपल आप इसमें वो लिख दो, जो शेयर है सारे का सारा उसी को ही जाएगा, ठीक है ना। रेवेन्यू प्रॉफिट्स आप सीधा लिख दो कितने के हैं, वो जो 7000 अर्न किए थे ड्यूरिंग द ईयर, उसका 3/12 मतलब ₹1750 एंड ऑल बिलोंग टू होल्डिंग कंपनी, क्योंकि माइनॉरिटी है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल प्रॉफिट्स भी आ गए, रेवेन्यू भी आ गए। अब थर्ड चीज़ जो आपको बोली थी वो है, हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको गुडविल भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था, जो फॉर्मेट आपको समझाया वैसे ही ले लो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब होल्डिंग कंपनी ने ख़रीदा कितने का, 50,000 शेयर्स। फिर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग पे सारा एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने शेयर्स जो बाय किए हैं उनकी पेड अप वैल्यू क्या है। देखो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने तो उसके सारे ही बाय किए हैं, तो पेड अप वैल्यू आप एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल में से ले लो, 30,000 के शेयर्स बाय किए। फिर हमने लेस करना है शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये हमने शेयर सिर्फ उसी का लेना होता है, होल्डिंग कंपनी का। बाकी इस क्वेश्चन में तो माइनॉरिटी है ही नहीं, सारा कुछ ही होल्डिंग का ही है। तो जब आप इसको करोगे, अगर आपका पॉजिटिव आए तो वो गुडविल होगी, नेगेटिव आए तो कैपिटल रिजर्व होगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये फिगर आ जाती है आपके पास 3250। तो दिस इज़ कैपिटल रिजर्व्स, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में आया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब ये चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं, तो अब आप बैलेंस शीट बना सकते हो। और चाहो तो यहाँ पे ऐसे ना नोट दे दो, क्या देयर इज़ नो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जैसे मैंने थ्योरी में पहले ही आपको बताया है ना कि ये भी कैलकुलेट करना होता है, जिसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। एज ऑल द शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। तो 4 चीज़ें आपको समझाई थी, चारों का हो गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अब वैसे ही आपने मतलब पहले फॉर्मेट बना लेना है, जो आपने कंपनीज एक्ट के अंडर सीखा हुआ है कि कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होती हैं पहले, उसमें शेयर होल्डर फंड्स, फिर शेयर कैपिटल। तो मैं आपको थ्योरी में पहले ही अभी इसी वीडियो की स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो शेयर कैपिटल है वो आपने सिर्फ एंड सिर्फ होल्डिंग कंपनी की ही शो करनी है इस बैलेंस शीट में, और उसका रीज़न भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो देखो बैलेंस शीट में कितनी आएगी, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है 50,000। तो आप शेयर कैपिटल वाले कॉलम में देखो, उसके सामने 50,000 है, तो एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल लिख दो 50,000। उसके बाद हमने देने थे रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा जैसे आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं उसी फॉर्मेट में आप देखते जाओ, ठीक है। भी आपको रिजर्व्स गिवन है बैलेंस शीट में, सरप्लस गिवन है,
तो ये देखो आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, जो भी बैलेंस शीट में हुआ उसको उठाओ। और साथ में देखो रिजर्व्स आपको ओपनिंग गिवन है 20,000 के, ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व्स का कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने सिर्फ शेयर कैपिटल एंड रिज़र्व सिर्फ एच लिमिटेड के डालने हैं। तो एच लिमिटेड के रिज़र्व्स 20,000 के, सरप्लस कितने हैं 25 के, और एक जो आपके निकले थे कैपिटल रिज़र्व्स आप उनको भी डाल लोगे, ठीक है। कैपिटल रिज़र्व्स को भी डालना है रिज़र्व्स एंड सरप्लस में। तो अब हम डालते हैं रिज़र्व्स हमारे पास जो गिवन है 20,000 के, सरप्लस देखो सरप्लस में एक तो एच लिमिटेड का जो बैलेंस शीट में आपको गिवन ही है 25,000, और एक जो होल्डिंग का रेवेन्यू का प्रॉफिट होता है ना, रेवेन्यू प्रॉफिट वाला शेयर, वो भी सरप्लस में जाता है। ये देखो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग का जो शेयर होता है वो दीज आर शोन अंडर सरप्लस अकाउंट, ठीक है। होल्डिंग के सरप्लस के अंडर शो करना है। तो 25,000 का आपको गिवन है, बीच में ये वाला आप ऐड कर दो। तो चाहे यहाँ पे आप कैलकुलेशन शो कर सकते हो सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी, चाहो तो आप इसे जैसे ये पॉइंट वाइज हमने किया है, वर्किंग नोट्स बनाए हैं, तो इसके नीचे ही नंबर 4 बना के कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अकाउंट लिख सकते थे, ठीक है। तो फिर मैं अब इन्हीं के साथ ही आपको समझा रही हूँ कि भी जो बैलेंस शीट में है वो कितने हैं 25,000, एंड जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स का जो शेयर है होल्डिंग का वो है 1750, तो सरप्लस अकाउंट हो गया 26,750 का। तो इसको अगर आप ऐसे वर्किंग नोट्स बना के करोगे तो क्या होएगा, जो नोट नंबर होंगे वो आप इस नोट नंबर के कॉलम में डाल सकते हो। जैसे देखो कैपिटल रिज़र्व हैं, हमने नोट नंबर 3 में कैलकुलेट किए हैं 3250, तो आप कैपिटल रिज़र्व के सामने नोट नंबर 3 लिखो 3250। सरप्लस अकाउंट को मैंने कोई नोट नहीं दिया, आप अगर नोट नंबर बना के दोगे तो उसका नंबर डाल देना, तो 26,750। तो ये आपके बन जाएंगे शेयर होल्डर फंड्स। इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा आपका बनता है 1 लाख। उसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नील है। हाँ, और देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बोला है वो दोनों की ऐड होंगी, एच की भी और एस की भी। और अगर होल्डिंग ने सारे ही शेयर खरीद लिए हैं एस लिमिटेड के, तो फिर एस लिमिटेड की मतलब सब्सिडरी की जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो सारी ही हो जाएंगी होल्डिंग की, ठीक है। 100% इन्वेस्टमेंट है, सारे शेयर खरीदे हैं तो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी होल्डिंग की ही हो जाएंगी। तो अब आप देखो हमें बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, एच लिमिटेड के गिवन है 20,000 और एस लिमिटेड के गिवन है 15,000, तो करंट लाइबिलिटीज़ आपकी बन गई 35,000 की। तो ऐड करके डालेंगे, हमारे पास टोटल कम्स आउट टू बी 1,35,000। ये आ गया आपका टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद एसेट्स में आपको सन्ड्री एसेट्स गिवन है। अब सन्ड्री एसेट्स में हमें नहीं पता कि वो नॉन करंट है कि करंट, तो इसीलिए मैंने एक कॉमन हेडिंग बना दी नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स जो हैं 65,000 एच की हैं और 70,000 दूसरे की, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट थी होल्डिंग की सब्सिडरी में, जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, वो अब नहीं लिखनी, क्योंकि बच्चे हमने ये सारी चीज़ें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में मतलब गुडविल या फिर कैपिटल निकालते हुए एडजस्ट कर दी हुई हैं। तो अब इस चीज़ का काम नहीं है, वर्किंग नोट्स में हमने उनको कंसीडर कर लिया हुआ है। तो
अब आप बस एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कंबाइन करो एंड दिस टोटल कम्स आउट टू बी 1,35,000। तो टोटल कर देंगे इस साइड का और आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ से टैली हो जाएगी। तो इस तरह से हम अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ताकि जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हों। सो अब आप इनको ट्राई करो और फिर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वीडियोस को एंड थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।